द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और कह रहा है कि बैंक एनबीएफसी को लेंडिंग, हाउ इट वर्क्स एंड द कंसर्न इट रेजेस। एक नया कॉन्सेप्ट आया है बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की को लेंडिंग से रिलेटेड। तो हम समझेंगे कि क्या मुद्दा है, ये बैंक और एनबीएफसी को लेंडिंग क्या है, सह उधार क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ये क्या है पूरा मामला। देखिए, हम सबको पता है कि भारत में जो बैंक हैं उनको उनके लिए अगर हम भारत में बैंक्स की बात करें तो वहां पर हमको पता है कि प्रत्येक बैंक को जो शेड्यूल बैंक है, अनुसूचित बैंक है, वहां पर उसके लिए जरूरी है कि वो अपने 40% को प्राइमरी सेक्टर में दे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करे या प्रायोरिटी सेक्टर में दे। अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, लगभग आप ऐसे समझ लो कुछ वीकर सेक्शन, ठीक है ना, या फिर आप समझ लो एग्रीकल्चर, या फिर आप समझ लो एमएसएमई या छोटी कंपनियां, इन सबको अपने जो कुल ऋण ये देती हैं बैंक उसका लगभग 40% देना रहता है। तो ये हो गई प्रायोरिटी सेक्टर की बात। अब बात क्या आ रही है कि 2018 में आरबीआई ने एक बात कही और आरबीआई ने कहा कि जो बैंक्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देने में, प्रायोरिटी सेक्टर वीकर सेक्शन आप समझ सकते हो, आप एग्रीकल्चर समझ सकते हो, आप छोटे उद्योग समझ सकते हो, कंपनीज समझ सकते हो। तो यहां पर आरबीआई ने 2018 में कहा था कि जो बैंक्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देने में एनबीएफसीज के साथ एक प्रकार का क्या कर सकते हैं, को लेंडिंग कर सकते हैं। को लेंडिंग का मतलब यह हुआ कि मान लो कि एक किसान है, एक फार्मर है, इसको काट दीजिए, कुछ समझ नहीं आया मुझे मैंने क्या लिखा। तो एक किसान है, अब बैंक को किसान को लोन देना है 100 रुपए का। तो बैंक क्या करेगी, इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को शामिल करेगी। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि अडानी कैपिटल या रिलायंस कैपिटल। तो याद रखिएगा इस प्रकार की कुछ कंपनीज आपको मिलेंगी, आपने नाम सुना होगा DHFL। तो ये सारी क्या है, अडानी कैपिटल हो या DHFL हो, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। देखिए, अब बैंक क्या करेगी, किसान को उधार देने के लिए एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से एक क्या करेगी, एक प्रायर एग्रीमेंट के तहत यानी पूर्व का एक समझौता करेगी और उसके पश्चात ये जो 100 रुपए किसान को देना है इनके साथ शेयर कर लेगी। शेयर करने का मतलब ये हुआ जैसे 60 बैंक ने कहा हम दे देंगे, 40 आप दे दीजिए। तो इससे आप देख रहे हो क्या हो रहा, इससे दो फायदे हो रहे हैं। फायदे क्या हो रहे हैं, सबसे बड़ा अगर हम देखें बैंक्स के संदर्भ में, तो बैंक्स के संदर्भ में एक फायदा यह है कि बैंक्स का जो रिस्क होगा वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर बैंक अकेले उस व्यक्ति को 100 रुपए देता तो रिस्क, अगर वो पैसा डूबता, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता या बैड लोन बन जाता तो पैसा डूबने का चांस रहता। दूसरी चीज, एनबीएफसीज के लिए या अडानी कैपिटल या डीएचएफएल के लिए क्या फायदा है कि अगर फायदा हुआ, रिवॉर्ड मिला, तो उसमें इनका हिस्सा रहेगा। तो ये एक प्रकार का आप देखोगे प्लस प्लस मूव था जिसमें दोनों पक्षों के लिए कुछ ना कुछ छिपा हुआ था। तो पहली चीज हमने ये समझ ली। अब आगे चलकर हमने देखा कि 2018 में आरबीआई ने ये कुछ निर्देश दिए, लेकिन 2020 में आरबीआई ने इसमें कुछ परिवर्तन किया और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज को इसमें शामिल कर लिया। यानी हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी ऐसी कंपनीज जो लोगों को हाउस खरीदने में फाइनेंस करती हैं उनको शामिल कर दिया। और उसके पश्चात इस पूरे सिस्टम को कहा गया को लेंडिंग मॉडल या सीएलएम मॉडल या सीएलएम सिस्टम। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब हम एक नजर एक बार फिर से डाल लेते हैं कि आखिर ये प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जो डेवलपमेंट में कुछ पिछड़ गए हैं। यानी सीधी सी बात है, अगर मैं बैंक हूं और मुझसे कहा जाए कि आप अंबानी साहब को लोन दोगे या किसान को दोगे या किसी छोटी कंपनी को दोगे या रिलायंस को दोगे, तो मुझे पैसा डूबने का चांस अंबानी साहब या रिलायंस में कम है तो मैं उनको दूंगा। तो जब भारत में बैंकिंग सिस्टम का विकास हो रहा था तो एक समस्या देखी गई कि जो बैंक्स अपने लोन देते हैं बेसिकली वो कुछ बड़े उद्योगों को या कुछ निश्चित जगह पर ही उनके सारे क्रेडिट जाते हैं। तो एक वर्ग ऐसा बन गया जो पिछड़ गया, जिसमें वीकर सेक्शन भी आते हैं, कुछ इसमें किसान भी आते हैं, कुछ छोटी कंपनियां भी आती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इन्हीं को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। फिर आगे जब बैंकिंग सुधार हुए तो वहां पर यह कह दिया गया कि बैंक को अपने कुल क्रेडिट का जितना वो ऋण दे रहे हैं उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा, ये कंपलसरी कर दिया गया। अब ये हमने समझ लिया।
अब हम देखेंगे कि आखिर इस को लेंडिंग का या सह उधार का उद्देश्य क्या है। देखिए, सीधा सा उद्देश्य यह है कि जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है, यानी जो भी क्रेडिट जा रहा है उसको ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचाना जिनको बहुत कम अभी तक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा चुका है, या बैंकों से बहुत कम लोन मिला है, या फिर बिल्कुल ही नहीं मिला है। तो अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड लोगों तक क्या करना है, फ्लो ऑफ क्रेडिट को या लोन को पहुंचाना है, जिससे बेसिकली वो अपनी नीड की पूर्ति कर सके। अब बात आती है कि क्या हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से एक एग्रीमेंट किया था। उस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का नाम था अडानी कैपिटल, एनबीएफसी थी वो भी, और ये एक प्रकार का को लेंडिंग आप देख सकते हो मॉडल था। मतलब ये एक प्रकार का सीएलएम था जिसके तहत एसबीआई ने क्या किया था, एसबीआई ने बेसिकली क्या किया कि अडानी कैपिटल जो एक प्रकार की एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसके साथ प्रायर एग्रीमेंट के तहत क्या किया, किसानों को लोन दिया। किस लिए दिया? ताकि किसान ट्रैक्टर को और अन्य जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, जो भी ज़रूरतें होते हैं, लोन लेकर उनकी पूर्ति कर सके। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। लेकिन इस चीज़ का बड़ा विरोध हो रहा है भारत में। अब विरोध क्यों हो रहा है ये समझिए। सबसे बड़ा मुद्दा इस विरोध का है कि रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर कहा गया है कि जब बैंक और एनबीएफसी एक प्रकार का एग्रीमेंट करेंगे तो वहां पर जो रिस्क होगा वो 80% बैंक पर होगा और 20% मिनिमम एनबीएफसी पर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर बैंक 100 रुपए दे रहे हैं तो उसमें 80% बैंक दे सकते हैं, 80 रुपए बैंक दे सकता है और 20 रुपए एनबीएफसी दे सकती है। साथ ही साथ एक और थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है। वो मुद्दा क्या है कि जो बोरोवर है या जो कस्टमर है उसकी पहचान इस को लेंडिंग में बैंक करेंगे। फिर बता रहा हूं कि दो सबसे ज्यादा विवादित क्लॉज हैं। पहला क्लॉज ये है कि जो ये एक प्रकार की को लेंडिंग हो रही है उसमें अगर 100 रुपए किसी को लोन देना है तो पहली चीज 80% रिस्क या 80 रुपए बैंक देगा और 20% एनबीएफसी या 20 रुपए एनबीएफसी देंगे। तो ये एक प्रकार का बड़ा उलझन भरा दिखता है। 80-20 का किस प्रकार का कॉपरेशन होता है। दूसरी चीज ये है कि बोरोवर या कस्टमर की पहचान एनबीएफसीज करेंगे, बैंक नहीं। तो ये एक गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर काफी विरोध देखने को भारत में मिल रहा है। एक दूसरी चीज ये कही जा रही है कि आरबीआई ने आज तक जो भी भारत में कॉरपोरेट घराने हैं उनको बैंकिंग सेक्टर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। लेकिन जब आप एनबीएफसी में आप इनकी अडानी कैपिटल हो या रिलायंस की एनबीएफसी हो या फिर डीएचएफएल हो, अगर आप इनके प्रवेश को दोगे तो बेसिकली एनबीएफसी भी क्या करती हैं, बैंकिंग सुविधाओं की पूर्ति करती हैं, सप्लाई करती हैं। जहां पर बैंक का विस्तार नहीं हो सकता है वहां पर लोगों को क्या देती हैं, लोगों को क्रेडिट देती हैं और उनकी डिमांड डिपॉजिट छोड़ दीजिए, टाइम डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करती हैं। तो ये एनबीएफसी का बेसिकली काम ये होता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर बैंक्स की पहुंच नहीं होती है वहां पर ये एक प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि आप एक तरफ रूल बनाए हो कि हम कॉरपोरेट घरानों को, जो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनको हम बैंकिंग सेक्टर में नहीं आने देंगे। दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि आप एनबीएफसीज के माध्यम से आइए और हम बैंक के साथ मिलकर को लेंडिंग करेंगे। तो दोनों चीजें अगर आप देखोगे तो विरोधाभासी प्रतीत होती हैं। दूसरी बात ये एक गंभीर मुद्दा उठाया जा रहा है कि भारत में जो अभी सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि एनबीएफसीज की भारत में रीच बहुत अच्छी है, आम जन तक पहुंचेगी। तो एक गंभीर मुद्दा यह है कि एसबीआई की भारत में सबसे ज्यादा ब्रांच हैं और दूसरी तरफ आप देखोगे अगर हम छोटी एनबीएफसीज की भारत में बात करें तो उनकी लगभग 100 ब्रांच होती है। तो हजारों ब्रांच के माध्यम से काम नहीं हो पा रहा है और हम मात्र 100 या 60 से 100 के बीच में जो ब्रांचेस आती हैं एनबीएफसीज की वो गांव-गांव तक पहुंच जाएगी। ये कैसे संभव है? तो कई लूप होल्स हैं, इनमें सुधार करने की जरूरत है और उसके पश्चात इंप्लीमेंट करके ही हम पता कर सकते हैं कि इसके क्या फायदे हुए हैं।